ओके, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जो टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं अभी उनके उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसे जल्दी से सॉल्व करके देखते हैं। फिर आप इसी टॉपिक पर आप अपने आप क्वेश्चन करके देखिएगा। एक ही फॉर्मूला हमने निकाला है तो बहुत इजी क्वेश्चन हैं इसके। आप दो तीन क्वेश्चन करोगे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन है, अ लेड स्फीयर, लेड जो हमारे पास एलिमेंट होता है उसका स्फीयर है, हैज मास ऑफ 10 ग्राम एंड नेट चार्ज ऑफ -2.5 इंटू 10⁻�9 कूलाम। ये एक लेड का स्फीयर है जिसका मास इतना है और चार्ज इतना है उस पर। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस बॉडी पर और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर लेड एटम। तो एक लेड एटम के लिए वहां पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स पर लेड एटम, करेक्ट। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले निकालते हैं फाइंड नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो जितने भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस चार्ज को बनाने में, इस चार्ज को देने में कॉन्ट्रीब्यूट किए गए होंगे। तो ये जो चार्ज है वो हमें नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो हमारे पास नेट चार्ज है, क्यू की वैल्यू है -2.5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। और हमें पता है कि क्यू का फॉर्मूला होता है एन ई। क्यू का फॉर्मूला है एन इंटू ई। अब यहाँ पे एन की वैल्यू हमें निकालनी है, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू हो जाएगा -2.5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। तो इसको सॉल्व करके आपके पास एक नंबर आ जाएगा जो नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू है। तो इतने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। अब सेकंड पार्ट में पता करना है कि एक लेड एटम के लिए कितने नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसके लिए आपको बस बेसिकली पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ लेड एटम्स हैं। ये आपने केमिस्ट्री में कई बार करके देखा होगा, एवोगाड्रो प्रिंसिपल का ये बेसिकली टॉपिक है। तो हमें पता है कि जो लेड का नंबर है वो एटॉमिक नंबर है 82 और मास नंबर है 207। तो अगर आपको 10 ग्राम में नंबर ऑफ लेड एटम्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ lead atoms in 10 ग्राम इक्वल्स टू 10 ग्राम जो हमारे पास मास दिया हुआ है डिवाइडेड बाय जो मास नंबर होता है इसका 207 ग्राम इनटू एवोगाड्रोस नंबर वो है 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा जो नंबर ऑफ एटम्स है। सपोज ये एक्स आ गया, ये नंबर आया हमारे पास एक्स। आप इसे सॉल्व कर लेना अपने आप, देखते हैं देखिएगा क्या आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास एक एक्स नंबर आ गया। अब हमें निकालना है कि पर एटम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पर एटम इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, पर लेड एटम्स एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल्स टू कितना होगा, हमारे पास इतने एटम्स हैं और ये नंबर ऑफ हमारे पास, इसको हम मान लेते हैं वाई, ये नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें यहाँ पे एक एटम के लिए निकालना है। तो x एटम्स इक्वल्स टू y नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 के लिए आ जाएगा y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी y की वैल्यू आई है डिवाइडेड बाय x। ये इसका आंसर। इसे सॉल्व करके देखना है एक्चुअली में आंसर क्या आ रहा है, बस आपको इसे कैलकुलेट करना है, बाकी सब मैंने बता दिया है। ओके, तो ये क्वेश्चन ये हो गया। अब आप अपने खुद एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, और इसके अलावा भी आपको अपने बुक से क्वेश्चन करने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड टोटल नेगेटिव एंड टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव एंड नेट चार्ज ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। वन वाटर मॉलिक्यूल। तो एक वाटर मॉलिक्यूल के लिए यानी H2O के लिए हमें टोटल नेगेटिव चार्ज वहां पे कितना है उस मॉलिक्यूल में वो निकालना है, टोटल पॉजिटिव कितना है वो निकालना है, और टोटल नेट चार्ज कितना है उसका वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे अपने आप करके देखो। मैं आगे टॉपिक पर बढ़ता हूं। ओके, सो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर ली है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज से आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और फैक्टर्स हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उनको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक डिवाइस होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। ये डिवाइस है जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप। और इसमें भी जो सबसे फेमस टाइप की है वो है गोल्ड लीफ। इस पर कई क्वेश्चन भी आते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसका बेसिकली पर्पज है इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करना और उसकी रफली अमाउंट को डिटेक्ट करना, कि वो ज्यादा है कम है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं बताती लेकिन काफी इससे आइडिया लग जाता है मैं चार्ज के बारे में। तो ये किस टाइप का दिखाई देता है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप साथ साथ ड्रॉ कर लीजिए मेरे साथ। तो ये डिवाइस कुछ इस टाइप की हमें मिलती है। एक कंटेनर होता है हमारे पास,
कंटेनर के ऊपर एक कंडक्टिव लिड होती है और इस लिड के ऊपर एक प्लेटफॉर्म होता है जो जो वो भी कंडक्टिव होता है, और जहां पर हम कहीं से चार्ज को लेके आते हैं, कहीं से चार्ज को वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सपोज ये हमने कोई चार्ज रॉड लेके आए और उसको हमने यहाँ पे टच किया, तो जब हम इसे यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ट्रांसफर होके इस रॉड के जरिए यहाँ पर दो कंडक्टिव लीफ लगी होती है, गोल्ड मेटल की लीफ लगी होती हैं, इन लीव्स पर मिलता है, और ये बहुत पतली पतली लीव्स होती हैं, तो इनको बहुत कम फोर्स में ही मूव किया जा सकता है। तो जब हम यहाँ पे चार्ज लेके आते हैं तो चार्ज ट्रांसफर होके इस रॉड से ट्रांसफर होके इन लीव्स पर आ जाता है। और अगर जैसे हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो ये कंडक्टिव बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होता हुआ इन लीव्स पर आएगा, और ये दोनों लीव्स जब पॉजिटिव सेम चार्ज किया जाएंगी तो ये एक दूसरे से डाइवर्ज होंगी, और जितना ज्यादा हम पॉजिटिव चार्ज देंगे उतना ज्यादा वो डाइवर्ज होंगी। अब इन सेकंड केस अगर हम यहाँ पे पहले से पॉजिटिव चार्ज दे चुके हैं और ये डाइवर्ज हो चुकी हैं, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की रॉड लेके आते हैं, तो नेगेटिव चार्ज की रॉड इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करेगी, तो ये अट्रैक्ट होंगी, पास आएंगे दूसरे के, और अगर इनफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है हमारे पास तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और एक दूसरे से कांटेक्ट कर जाएंगे। अब उससे भी ज्यादा अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर ये वापस से डाइवर्ज होने लगेंगे, क्योंकि इस पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। तो इससे हम चार्ज की पोलैरिटी पता कर सकते हैं और चार्ज का रफली अमाउंट भी पता कर सकते हैं। तो चार्ज डिटेक्शन के काम आता है, इसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इस पर कभी कभी क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो ये चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। ओके, अब एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पे एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। ये क्वेश्चन के लिए मैंने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पे मैं आपको ओरली बताता हूँ क्वेश्चन क्या है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है बेसिकली कि हमारे पास एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है और ये इनिशियली इसकी तीन कंडीशन है। इनिशियली या तो ये अनचार्ज हो सकता है, या ये इनिशियली पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, या ये इनिशियली नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। करेक्ट। तो तीन पॉसिबिलिटी हैं, तीनों केसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप है हमारे पास, और हम यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज की रॉड इसके मेटल नॉब पे लेके आ रहे हैं, इसके कंडक्टिव नॉब पे लेके आ रहे हैं। तो इन तीनों केसेस में क्या आंसर आएगा, बेसिकली गोल्ड लीफ कैसे बिहेव करेंगे हमें बताना है। तो सपोज पहला केस लेते हैं, हम अनचार्ज कंडीशन का केस लेते हैं। पहले ये बॉडी पूरी अनचार्ज है, इलेक्ट्रोस्कोप पूरा अनचार्ज है, गोल्ड लीफ पर कोई चार्ज नहीं है। करेक्ट। और हम यहाँ पे नेगेटिव ये स्लैब लेके आए। नेगेटिव स्लैब जब इसके बाद लेके आएंगे और इसको टच कराएंगे तो नेगेटिव स्लैब से यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये कंडक्टिव बॉडी से यहाँ पर आके गोल्ड लीफ पर ट्रांसफर हो जाएगा। और जब गोल्ड लीफ पर दोनों साइड में नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे दूसरे को, और आंसर आएगा हमारा डाइवर्ज। तो अनचार्ज के केस में हमारे पास आंसर आना चाहिए डाइवर्ज, जो गोल्ड लीफ है वो एक दूसरे से डाइवर्ज होंगे। सेकंड केस, अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है और हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं तो क्या होगा, मैंने अभी आपको जैसे पहले बताया कि नेगेटिव चार्ज नॉब पर आएगा, वो नीचे जाएगा, और नीचे यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था उसको काउंटर करेगा, उसको एलिमिनेट करेगा, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज कम होने लगेगा धीरे धीरे, और ये अट्रैक्ट होकर एक दूसरे के पास आने लगेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितना नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे इनफ नेगेटिव चार्ज है तो वो सारे पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट कर देगा, सारा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। अब उसके बाद भी अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज खत्म होने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आने लगेगा और फिर ये डाइवर्ज करने लगेगा। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो हमारे पास आंसर आना चाहिए फर्स्ट कन्वर्ज देन मे डाइवर्ज। फर्स्ट कन्वर्ज देन मे डाइवर्ज, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ऐसा क्यों हो रहा है। और थर्ड केस, अगर ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, मैं यहाँ पे और इनको नेगेटिव चार्ज देता हूँ तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू और ज्यादा बढ़ने लगेगी, और जो ऑलरेडी ये डाइवर्ज कर रही थी उससे भी ज्यादा डाइवर्ज करेंगे। तो तीसरे वाले केस में आंसर हो जाएगा डाइवर्ज इवन फर्दर। डाइवर्ज इवन मोर, ये इस केस का आंसर हो जाएगा। करेक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ये इलेक्ट्रोस्कोप हो गया, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मटेरियल, कंडक्टिविटी के बेसिस पर टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। ये आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और ये ज्यादा यूजफुल होगा इन केस ऑफ इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन थोड़ा सा काम यहाँ पे भी, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल
ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो आपको पता है ऑलरेडी इसका आंसर क्या है। तीन टाइप के मटेरियल हो सकते हैं, पहला कंडक्टर्स, दूसरा इंसुलेटर्स और तीसरा सेमीकंडक्टर्स। फर्स्ट सेकंड थर्ड, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स या इसको ऑलरेडी क्या बोल सकते हैं, नॉन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और तीसरा सेमीकंडक्टर्स या सेमीकंडक्टर्स। तो आप इनके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, फिर मैं आपको जल्दी से ब्रीफ कर दे रहा हूँ। कंडक्टर वो मटेरियल है जिससे करंट को हम इजीली पास करा सकते हैं, और वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम कोई भी वोल्टेज लगाएंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे और उसमें करंट फ्लो होने लगेगी। तो किसी भी वोल्टेज पे जो करंट फ्लो इजीली करा सकते हैं उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। सबसे मेन एग्जाम्पल है इसका मेटल्स, वहां पर बेसिकली हमारे पास फ्री चार्ज होना चाहिए। दूसरा इंसुलेटर्स, इंसुलेटर वो है जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते या फ्री चार्ज नहीं होता, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना इजी नहीं होता। वहां पे एक बहुत हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है इजीली। और सेमीकंडक्टर इन दोनों के इन बिटवीन है, वो नॉर्मल कंडीशन में इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोसेस करी जाए, जैसे अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए या उनमें डोपिंग करी जाए, जो आप लास्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे आप सेमीकंडक्टर्स में, तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो कंडक्टर्स में एग्जांपल मेटल्स, इंसुलेटर में बाकी सारी चीजें जैसे वुड, प्लास्टिक, पेपर, ये सारे एग्जांपल इंसुलेटर्स के। और सेमीकंडक्टर में बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कार्बन सिलिकॉन फैमिली में आते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये बहुत फेमस कंडक्टर्स हैं। ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं, और इसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स और आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं। तो इन सेमीकंडक्टर्स का इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम जब लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर पढ़ेंगे और कंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, तो वहां पे इसकी बात करेंगे। तो तीन टाइप के हमारे पास मटेरियल्स हैं, और तीन टाइप के मटेरियल्स ऐसे क्यों होते हैं, उसका बेसिक रूल क्या है वो मैंने आपको बता दिया। फ्री चार्ज पार्टिकल है जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कंडक्टर है, नहीं है तो इंसुलेटर्स है। और अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में वो बन सकता है तो वो सेमीकंडक्टर है, करेक्ट। तो वो स्पेसिफिक कंडीशन कुछ भी हो सकते हैं, जैसे अगर हम टेम्परेचर राइज करें तो भी ऐसा हो सकता है, या हम डोपिंग वगैरह ऐसी कोई प्रोसेस करके भी वो अचीव कर सकते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ मटेरियल हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज में चार्जिंग अ बॉडी। हम किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं, किसी बॉडी पर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज देना चाहते हैं, तो हम कितने मेथड से वो चीज अचीव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, तो बेसिकली हमारे पास तीन मेन मेथड्स हैं ऐसा करने के, उनके बारे में जल्दी से बात करते हैं डिटेल में। वो तीन मेथड्स क्या हैं? फर्स्ट, बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन, तो ये बहुत कॉमन मेथड है, आप घर पे भी इसको कभी भी ट्राई कर सकते हैं, आपने करके देखा भी होगा, मैंने आपको इसके बारे में भी लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया भी था। बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या है? आपके पास एक स्केल है, आपने रब किया अपने बालों पर, फिर उसको कॉटन से या पेपर से टच किया तो पेपर से चिपकने लगता है। ऐसा क्यों होता है? जब आप एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल पर रब करते हैं, तो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। अब किस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, कौन देगा इलेक्ट्रॉन, कौन लेगा इलेक्ट्रॉन, ये डिपेंड करता है कि उनका नेचर क्या है। तो कुछ की टेंडेंसी देने की होती है, कुछ की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की होती है। तो जब भी आप ऐसा करोगे तो एक मटेरियल इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, एक मटेरियल इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो एक मटेरियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरा मटेरियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस टाइप से फ्रिक्शन से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, करेक्ट। तो ऐसा बहुत सारी डिवाइसेज हैं, बहुत सारी सिंपल चीजें घर पे आपको मिलती हैं जहाँ पे ऐसा हो सकता है। कभी कभी आपने फील किया होगा कि चेयर पर बहुत देर बैठे रहो तो चेयर पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है। तो चेयर से भी कभी कभी शॉक लग सकता है, प्लास्टिक चेयर से भी, वो फ्रिक्शन की वजह से कहीं भी जनरेट हो सकता है। तो प्लास्टिक के साथ भी ऐसा हो सकता है, ग्लास के साथ भी ऐसा हो सकता है, वूल के साथ भी ऐसा हो सकता है, जो एनिमल्स के फर होते हैं, कैट का फर होता है, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। बहुत सारी चीजों के साथ पॉसिबल है। सेकेंड कंडीशन है कंडक्शन, सेकेंड मेथड है बाय कंडक्शन। कंडक्शन का बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, इसमें हमें एक हमारे पास चार्ज बॉडी होती है, एक हमारे पास अनचार्ज बॉडी होती है। तो अगर चार्ज बॉडी को हम अनचार्ज बॉडी से टच करते हैं तो चार्ज बॉडी से थोड़ा चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाता है अनचार्ज बॉडी में, तो जो अनचार्ज बॉडी थी वो भी चार्ज हो जाती है। तो सिंपली टच का प्रिंसिपल है, आप एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी पर टच करोगे तो वहां पे चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, और जो अनचार्ज है वो भी चार्ज हो जाती है। तो ये सिंपल है। और थर्ड वाला सबसे इंटरेस्टिंग है, इसका नाम है बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, इन दोनों में कुछ कॉमन है जो इसमें नहीं है। इन दोनों में कॉमन चीज ये है कि इन दोनों में चीजों को कांटेक्ट में लाना होता है, चीजों को टच कराना होता है, रब कराना होता है या टच कराना होता है। इंडक्शन में ऐसा जरूरी नहीं है, इंडक्शन में हम बिना टच कराए, बिना कांटेक्ट के भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज हमारे पास एक ये बॉल है,
और इसको हमने एक स्टैंड पे लगा दिया, ग्राउंड पे स्टैंड पे खड़ा कर दिया। ये स्टैंड जो है वो इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग क्यों लिया है? क्योंकि जो चार्ज इस पे आने वाला है वो अर्थ के अंदर ना चला जाए, उसकी अर्थिंग ना हो जाए। अर्थिंग आपने सुना होगा, मैं आगे उसके बारे में और भी बताऊंगा। तो ये हमारे पास एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड। इसका काम है चार्ज को अर्थ में ट्रांसफर होने से रोकना। तो हमारे पास ये एक स्फेरिकल बॉडी है और यहाँ पर एक हम चार्ज बॉडी को इसके पास में लेके आए। एक रॉड है जहाँ पे सपोज पॉजिटिव चार्ज है उस बॉडी पर, इसको हम इसके पास लेके आए। तो जब हम इसके पास लेके आएंगे इसे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो बॉडी है इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का ओरिएंटेशन होता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा तो उसमें जो नेगेटिव चार्ज की साइड है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी, वो शिफ्ट होने लगेगी। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा। अब क्योंकि बॉडी न्यूट्रल है तो इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भी आना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी वजह से कुछ पॉजिटिव चार्ज इंक्लूड हो जाएगा। तो ये बिना टच हुआ है, हमने टच नहीं किया बॉडी को, हमने सिर्फ उसको पास ला के रखा है। तो सिर्फ पास लाने से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज इंड्यूस हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं द चार्जिंग ऑफ अ बॉडी बाय इंडक्शन। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स और उस पर एक फॉर्मूला भी जिस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हमारे पास ये क्यू चार्ज है टोटल जिस बॉडी से हम चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सपोज स्मॉल क्यू चार्ज इंड्यूस हो रहा है। तो ये सेम चार्ज हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, कब होगा कब नहीं होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सपोज हम क्यू चार्ज से स्मॉल क्यू चार्ज को इंड्यूस कर रहे हैं, करेक्ट। तो स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में रिलेशन क्या होना चाहिए मैं बताने वाला हूँ आपको। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फॉर्मूला है। जो इंड्यूस चार्ज है स्मॉल क्यू, ये इक्वल होता है इंड्यूसिंग चार्ज, जिससे हम इंड्यूस कर रहे हैं टोटल चार्ज क्यू से, क्यू ब्रैकेट 1 - 1/k। ये इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला है, ये आप नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। कहीं भी इसमें क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं इसमें, और ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो क्यू और स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू आपको पता है क्या चीज है, के यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये आगे अभी इसका काफी रोल है, मैं इसके बारे में और भी डिटेल बताऊंगा। ये है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से आप जो इंड्यूस चार्ज है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। जो भी मटेरियल पे आप चार्ज लेके आ रहे हो इंडक्शन से, उसका कोई ना कोई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। उस वैल्यू को यहाँ पे लगा के आप इंड्यूस चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आपको दो वैल्यूज यहाँ पे कंपलसरी याद रखनी है, एक वैक्यूम या स्पेस के लिए, और एयर की भी लगभग उतनी होती है, और दूसरा मेटल्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए। तो कंडक्टर्स के लिए के की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, कंडक्टर्स के लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी, और वैक्यूम या एयर के लिए, वैक्यूम या एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1। वैक्यूम या स्पेस के लिए इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये दो वैल्यूज आपको याद करनी है। ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्या होता है मैं आगे अभी बताऊंगा आपको। और ये दो वैल्यूज है इसकी जो आपको याद रखनी है। बाकी सबके लिए इसकी वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के बीच में होती है। 1 से हमेशा बड़ी होगी, इन्फिनिटी से हमेशा कम होगी। तो उस वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी लगाओगे आप, तो ये 0 हो जाएगा और स्मॉल क्यू इक्वल्स टू कैपिटल क्यू आ जाएगा। तो ये स्मॉल क्यू इंड्यूसिंग चार्ज और इंड्यूस चार्ज दोनों सेम सिर्फ तभी पॉसिबल है जब जिसमें हम चार्ज लेके आ रहे हैं वो कंडक्टिव बॉडी हो, तभी इक्वल चार्ज वहां पे आ सकता है। तो इसको बोलते हैं बाय चार्जिंग ऑफ अ बॉडी बाय इंडक्शन। ये तीन मेथड हैं बॉडी को चार्ज करने के। फ्रिक्शन, हम रब करके चार्ज कर सकते हैं। बाय कंडक्शन, हम एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच करा के भी चार्ज कर सकते हैं। और बाय इंडक्शन, हम एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के बहुत पास लाके बिना टच कराए भी उसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका तरीका है। अब अब आपको एक पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन में आ रहा होगा कि यहाँ पे नेट चार्ज तो अभी भी 0 है। तो हमने यहाँ पे चार्ज किया बॉडी को, लेकिन नेट चार्ज तो अभी भी 0 है। हम अभी भी इसको चार्ज कर सकते हैं, यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज को हटा सकते हैं। कैसे? अगर यहाँ से हम इसको अर्थ कर दें, तो अगर यहाँ से हम इसको अर्थ कर देते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट जाएगा और नेगेटिव चार्ज सिर्फ यहाँ पर बचेगा। तो बॉडी में एक नेट चार्ज भी आ सकता है, वो भी पॉसिबल है। तो चार्जिंग ऑफ बॉडी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ इसी से रिलेटेड, इसी डायग्राम से आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ये इंसुलेटिंग स्टैंड यहाँ पे इसे होल्ड ना करे, सपोज ये स्पेस है, स्पेस में ये दोनों चीजें रखी हुई हैं, और ये मैं इसको इंडक्शन से चार्ज देने के लिए आया, ये पॉजिटिव रॉड है और यहाँ पे ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, करेक्ट। तो इन दोनों बॉडीज के बीच में, ये रॉड और स्फीयर के बीच में फोर्स कैसा लगेगा? वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा या नेट फोर्स 0 होगा? कैसे होगा? यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज है, और यहाँ पे ये माइनस स्मॉल क्यू और ये प्लस स्मॉल क्यू। कैसा फोर्स लगना चाहिए? आंसर इसका, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा नेट, वो होगा अट्रैक्टिव हमेशा। क्यों? क्योंकि ये दोनों चार्ज की अमाउंट सेम है, लेकिन इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस जो है वो कम है, और इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। तो डिस्टेंस कम होती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा लगता है, और डिस्टेंस ज्यादा होने पे कम लगता है। तो क्योंकि चार्ज की अमाउंट सेम है, तो यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा है। अट्रैक्टिव
इज मोर। जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो कम है, तो नेट फोर्स निकल के जो आएगा हमारे पास वो अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव नहीं होगा। तो ये इस पर रिलेटेड ऐसे और भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं या इस फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं इस टॉपिक से। तो ये हो गया चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।